जबरदस्ती का एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर बड़ा एग्रेसिवली विपक्ष जो है वो बिहेव कर रहा है, चाहे हम संसद में देख लें, हर जगह देख लें। लेकिन एक बात विनोद जी अगर कहा जाए तो एक बात बड़ा स्पष्ट है कि कांट की हांडी बार बार तो नहीं चढ़ती है ना। आपने एक बार चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका क्या अंजाम हुआ, उसका क्या नतीजा हुआ बिहार में विनय जी वो देख लिया। उसके बावजूद भी बंगाल में वही प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अपनी गलतियों से सबक लेना नहीं सीखा है विपक्ष? जो बिहार में हुआ, पहले उसका एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या सिर्फ मुसलमानों का वोट कटा या और जातियों का भी वोट कटा। तो बॉटम लाइन ये था कि जिस जिले में जिस जाति या जिस समुदाय की संख्या ज्यादा थी उनका ज्यादा वोट कटा। तो किशनगंज में निश्चित है कि मुसलमानों का वोट कटा, क्योंकि वहां 50% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। लेकिन वहीं बिहार का औरंगाबाद जिले का लीजिएगा तो सबसे ज्यादा तो वहां राजपूतों का वोट कटा। जहानाबाद में तो भूमिहारों ब्राह्मणों का वोट कटा। खगड़िया चले जाइए तो वहां यादवों का वोट कटा। तो ये वोट फर्जी का भी मामला नहीं है। बहुत ऐसे लोग जो जिम्मेवार नागरिक हैं देश के, और उनके वोट दो जगहों पे थे। हम गांव में हैं, शहर में हैं, तो गांव में भी वोट है, यहां भी है, और हमको जरूरत नहीं लगी कि कहीं दोनों में से एक जगह कटवाया जाए। कोई सीनियर है जो अब नहीं रहे दुनिया में, उनका भी जरूरत नहीं लगी कि उनका वोट कटवाया जाए। तो ये जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ, इसमें टेक्नोलॉजी नए लेवल पे है, आज नए युग में नई तकनीक है, तो उस तकनीक का इस्तेमाल करके एक इंटेंसिव रिवीजन करने की प्रक्रिया वो किसी समुदाय, किसी संप्रदाय, किसी जाति को लेकर के टारगेट नहीं है। एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष जो डेमोग्राफी चेंज का है वो भी सत्य है कि डेमोग्राफी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है बांग्लादेशी मुसलमानों का, और डेमोग्राफी चेंज हुई है। चेंज हुई है कि चेंज की गई है? तो मुझे लगता है चेंज की गई है। भारत में एक पॉलिटिक्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन लंबे समय से चला है आजादी के बाद से, और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है तो पहले कांग्रेस करती थी बंगाल में। उनको लगता था कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए ही हमारे वोट बैंक है, थे भी। उसके बाद जब उनकी सत्ता गई और सीपीएम को लगा कि ये हमारे वोट बैंक है, और थे भी, सीपीएम 30 साल रही। उसके बाद ममता बनर्जी, जिन्होंने इन्हीं घुसपैठियों का विरोध गाड़ी पे चढ़ चढ़ करके और बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े भाषणों में किया, अब बाद में ममता बनर्जी को ये लगने लगा कि नहीं, ये जिनका मैं विरोध कर रही हूँ घुसपैठियों का, ही तो हमारे वोटर्स हैं। वो बात भी सही है कि उनका वोट ममता बनर्जी को मिलता है। लेकिन ये मामला जो पॉलिटिक्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है या जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर सकते हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अब कमाल की बात सुनिए, एक मैं डेटा बताता हूं। 1941 का सेंसस ले लीजिए, ये तो आजादी के पहले का सेंसस है। तो 1941 के सेंसस में कई जिलों में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा थी। जैसे दिनाजपुर ले लीजिए, पश्चिम बंगाल का, वहां 50.2% है। मालदा में 56% है। मुर्शिदाबाद में 56% है। बीरभूम में 27% है। ये 1941 में है। 1951 में देश आजाद हो गया। एक बड़ा मुस्लिम तबका दूसरे देश में चला गया, जो उनका देश बना, धर्म के आधार पर देश लिया गया था पाकिस्तान उस समय। तो ये घट जाती है, लगभग आधी हो जाती है। जो 50 है वो 29 हो जाता है, जो 27 है, जो 48 है 39 हो जाता है। लेकिन आप 2011 का सेंसस देखिए, तो आजादी के पहले जो मुसलमानों का जो परसेंटेज था, ये ताज्जुब कीजिएगा कि 2011 उसके बाद तो सेंसस हुआ नहीं है। इन जिलों में आजादी के पहले जो मुसलमानों की संख्या थी, 2011 में उससे संख्या ज्यादा हो गई। इन चारों जिलों का जो एवरेज आया है वो 48.39 1941 में था, जो 39 पॉइंट हो गया 1951 में, लेकिन 2011 में ये 52% हो गया। आजादी के पहले से ये संख्या बढ़ गई। कुल मिला जुला करके ये है कि ये घुसपैठिए आए नहीं, लाए गए। तो उनके जो बेनिफिशियरी हैं उनको परेशानी हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र जो है, ये तो वोटिंग तो चलो अधिकार है, हम वोट करते हैं, लेकिन घुसपैठिए का जो मुद्दा है, घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो लोग मृत हैं वो किसी भी धर्म जाति के हों, उनके नाम पे किसी फर्जी आदमी को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं जिम्मेवार नागरिक हूं, मैं 2 जगह रहता हूं, मेरा गांव बिहार में है, मैं दिल्ली रहता हूं, तो दोनों जगह में से एक जगह ही वोटिंग होना चाहिए। और इसके लिए अगर नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका स्वागत करना है। ये बात अगर आप समझ रहे हैं, ये बात अगर आम जनता को समझाने में सरकार कामयाब हो रही है, तो ये बात हमारे विपक्ष को समझ में क्यों नहीं आती है? आज भी संसद में आपने रविंद्र जी देखा होगा, चाहे तख्तियां हो, चाहे नारेबाजी हो, चाहे फिर बयान हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं सुन रही थी, प्रियंका गांधी को मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं सरकार नहीं चाहती। भाई हम एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, ये गंभीर मुद्दा है क्योंकि दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट काटा जाएगा, इसलिए इस पर चर्चा करिए। क्या चर्चा कर लेने से, संसद में ये मुद्दा उठा देने से वाकई में ये मुद्दा बन जाएगा? आप ग्राउंड पर इसको ले जाएंगे?
नमस्कार प्राची जी, और सभी साथियों को भी और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, एक तो ये बहुत वेलकम स्टेप है कि सरकार ने इस बात पे एग्री किया कि वो लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा करेंगे। आज बैठक बुलाई गई है, बैठक पहले बुलानी चाहिए थी। चुनाव ये जब सत्र की शुरुआत हुई उसके पहले एक परंपरा रही है कि लोकसभा स्पीकर बैठक बुलाते थे ऑल पार्टी की, वो नहीं बुलाई गई। वो कुछ दिनों से वो परंपरा खत्म हो गई। वो बुलाते और उसमें चर्चा हो जाती तो शायद हम लोग ये 3-4 दिन जो सदन के खराब हुए हैं ये इसमें काम होता। लेकिन चलिए, अब बुलाया है, सरकार ने इस बात पर सहमति जताई है। जाहिर है सरकार उन मुद्दों पर जो विपक्ष उठा रही थी उन मुद्दों पर अब एग्रीमेंट में आई है कि ये मुद्दे महत्वपूर्ण है और इन पर चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए अब चर्चा का समय निर्धारित कर दिया गया है। बीएसए में उसका टाइम भी बता दिया जाएगा कितने घंटे के लिए होगी। तो अब बात आई जमीन पर। देखिए, जमीन पर क्या मुद्दा होगा, जमीन पर लोग किस हिसाब से वोट डालेंगे, वो एक अलग विषय है, और सदन के भीतर किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी वो एक अलग विषय है। यहां पर जो सांसद आए हैं, लोकसभा में चुन के आए हैं, राज्यसभा में आए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उन मुद्दों पर चर्चा करें जो कि आज आम जनमानस को इफेक्ट कर रहे हैं। वो वोट का भी आधार बने कि ना बने वो एक अलग मसला है। लेकिन उन मुद्दों पर अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर बताइए, सदन के भीतर अगर चर्चा ना होगी तो कहां होगी? क्या इफेक्ट कर रहा है एसआईआर आम जनता को? नहीं, इफेक्ट कर रहा है। इफेक्ट कर रहा है तभी तो चर्चा के लिए सरकार मानी है। सरकार क्यों मान जाएगी ऐसे किसी भी बात पर चर्चा के लिए? और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अमीन साहब ने भी बताया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो ऐसी चीज है ना, सतत प्रक्रिया है, वो कभी खत्म तो होनी नहीं है। वो आज एक जमाने में हम लोग देखते थे कि वोटर्स का जो कैंडिडेट थे उनकी फोटो लगती भी नहीं थी, धीरे धीरे वो फोटो लगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं, रंगीन फोटो लगेगी। एक जमाने में 4-4 दिन लगते थे काउंटिंग के लिए, आज वो एक दिन में हो रही है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो होंगे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स समय की जरूरत है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि इतना वक्त जो हमने देखा पीछे कि सरकार बार बार बोलती रही कि हम लोग इस पर चर्चा कैसे करेंगे, हम लोगों को चर्चा नहीं कर सकते हैं, जवाब कौन देगा? आज उनके जवाब आ गए। तो आप बताइए, सरकार को ये समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। सरकार को इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए थी, और अब जो चर्चा होगी वो वेलकम स्टेप है। और यही तो मंथन करने की जगह है। इसमें से जो निकलेगा उसमें सब क्लियर होगा कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है। और अमीन साहब ने एक और बात बताई, इतने ज्यादा हमारे पास इंटरनेशनल स्तर का ट्रेनिंग सेंटर है, तो भाई बीएलओ की ट्रेनिंग क्यों नहीं कराई? बीएलओ जो आज, प्राची जी, इन बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ, जो हमारे यहाँ जो भी काम मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं सर। इलेक्शन कमीशन का जो भी काम होता है, देखिए, चाहे सर वो मैं ऑब्जर्वर अपनी लगाया बात पूरी कर लेता तो चाहे अच्छा वो कोई रहता। BLO मैंने तो लगाया बोला नहीं आपके सबकी बीच में। ट्रेनिंग अच्छा, जरूर बात होगी। कम अच्छा, मैं बात काट भी नहीं पाऊंगा आपको, हमारे वरिष्ठ ट्रेनिंग हैं, जरूर आपको जो होती ठीक है। लगे अच्छा, करिए। बोले बोलिए, आप हाँ। ट्रेनिंग जरूर होती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीएलओज की ट्रेनिंग करा दी जाती, जो कि मांग लगातार उठ रही है। बीएलओज खुद कह रहे हैं, और बल्कि कई ऐसी संस्थाएं भी कह रही हैं जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं। उनका कहना है कि बीएलओज की ट्रेनिंग होती और ये तरीके से काम होता तो बहुत अच्छे तरीके से होता, और शुद्धि हो इलेक्शन की, जो वोटिंग की जो हमारी लिस्ट है उसकी शुद्धि हो, इस पर कौन बहस कर सकता है? ये तो होना ही चाहिए। हमारे देश में आके किसी बाहरी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये भी तो हमारा अधिकार है ना कि हमको पता लगे कि कितने बाहरी वोटर हैं। ठीक है, ये किसका अधिकार है? हमारा नहीं है क्या? हाँ। हमको नहीं पता लग रहा है ना आज तक। हमको ये नहीं पता लग रहा कि जो 65 लाख लोगों के वोट काटे गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि अलग अलग जगह वेबसाइट बनाओ, वो क्यों नहीं बनाई गई? हमको तो नहीं पता लग रहा।